अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। तने की प्राथमिक संरचना एवं द्वितीयक वृद्धि, स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये वाला चैप्टर है। तो संवहनी पौधों में तने की आंतरिक संरचना अत्यंत जटिल होती है, क्योंकि तने पर पर्व पर्व संधियां, शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल लगते हैं। अतः इसकी संरचना जड़ की तुलना में अधिक जटिल होती है। कहने गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तने की आंतरिक संरचना जड़ की तुलना में अधिक जटिल होती है। पत्तियों से तने का गहरा संबंध होता है। अतः अनेक वनस्पति शास्त्री तने एवं पत्तियों को संयुक्त रूप से एक तंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं तथा इस संयुक्त संरचना को प्ररोह शूट कहते हैं। तने की लंबाई में वृद्धि अग्रस्थ विभाज्योतक एपिकल मेरिस्टम के द्वारा संपादित होती है, परंतु कभी-कभी इसमें अनेक प्रजातियों में अंतर्वेशी विभाज्योतक का भी गौण एवं आंशिक योगदान होता है। तो अपन अब बात करने जा रहे हैं, हिमानी यादव को एंटर कर देती हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, तने की प्राथमिक संरचना। किसकी बात कर रहे हैं? तने की आंतरिक संरचना 3 प्रकार के ऊतक तंत्रों से निर्मित होती है। कौन कौन से? एक तो है डर्मल टिश्यू सिस्टम, त्वचीय ऊतक तंत्र। दूसरा है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, भरण या मौलिक ऊतक तंत्र। नेक्स्ट है वेस्क्युलर टिश्यू सिस्टम, संवहन ऊतक तंत्र। तो अपन बात करते हैं डर्मल टिश्यू सिस्टम की, त्वचीय ऊतक तंत्र की। तो इसमें बाह्य त्वचा मतलब एपिडर्मिस, इसमें बाह्य त्वचा परत उपस्थित होती है, जो कि तने की सबसे बाहरी सतह पर एक सुरक्षात्मक परत के रूप में पाई जाती है। बाह्य त्वचा की उत्पत्ति प्ररोह के अग्रस्थ विभाज्योतक की पृष्ठ परत द्वारा होता है। वैसे त्वचीय ऊतक तंत्र में एपिडर्मिस के अतिरिक्त अनेक विशिष्ट सहायक एवं उपयोगी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो बाह्य वातावरण के संपर्क में आने पर विकसित होती हैं तथा पारिस्थितिक अनुकूलन के लिए पौधे के लिए अत्यावश्यक होती हैं, जैसे क्यूटिकल, मोम परत, वैक्स कोटिंग तथा रोम, ट्राइकोम्स इत्यादि। तो बाह्य त्वचा परत सजीव, ढोलाकार या आयताकार मृदुत की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। तो बेटा अपन किसकी बात कर रहे हैं? डर्मल टिश्यू सिस्टम की। तो जो एपिडर्मिस है मतलब बाह्य त्वचा परत सजीव, ढोल आकार या आयताकार पेरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा निर्मित होती है। ये कोशिकाएं एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं, जैसे कि लाल कनेर नीरियम, लाल कनेर को क्या कहेंगे? नीरियम की पत्ती एवं फाइकस की कुछ प्रजातियों में एपिडर्मिस की कोशिकाएं अनेक पंक्तियों में भी व्यवस्थित हो सकती हैं। यहाँ पत्तियों का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि पत्तियों को भी तने के साथ संयुक्त रूप से प्ररोह का एक घटक माना गया है। तो बाह्य त्वचा परत की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की क्षमता होती है। इनमें प्राथमिक व द्वितीयक वृद्धि के समय अपनतिक विभाजन होते हैं। इससे इनकी सतह में फैलाव होता है, ठीक है, क्योंकि इसके भीतर वृद्धि के कारण ऊतकों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। तो सतही फैलाव की वजह से बाह्य त्वचा परत इस दौरान पड़ने वाले दबाव या प्रतिबल का आसानी से सामना कर सकती है। अब अपन बात करेंगे पर्ण की। बाह्य त्वचा की तुलना में तने में रंध्र स्ट्रोमेटास कम संख्या में पाए जाते हैं। तो सभी लोग जानते हो जो तना है, स्टेम है, उसमें स्ट्रोमेटास बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं तथा यह भी केवल शाखीय तने में या तने की कोमल शाखाओं में मिलते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि
तने की आंतरिक संरचना में रंध्र स्टोमेटास कम महत्वपूर्ण होते हैं। तने में उपस्थित रंध्र की वृक्काकार तने में उपस्थित रंध्र की वृक्काकार रक्षक कोशिकाओं गार्ड सेल्स में हरित लवक भी मौजूद हो सकता है। तो अपन बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, मतलब बाह्य त्वचा के कार्य के बारे में बात करते हैं। तो यह मतलब एपिडर्मिस तने के लिए विशेषकर शाकीय तने में एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। दूसरा है शुष्क जलवायु में पाए जाने वाले मरुद्भिदीय पौधों के तनों में मोम व उपचर्म क्यूटिकल परत की उपस्थिति के कारण वह पौधों को न्यूनतम तापमान से बचाने का कार्य करती है तथा ट्रांसपिरेशन की दर को भी नियंत्रित करती है। नेक्स्ट फंक्शन है, इसके फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं एपिडर्मिस। तो बाह्य त्वचा पर रंध्र उपस्थित होते हैं अतः इन रंध्रों के द्वारा गैसीय विनिमय गैसियस एक्सचेंज का कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस पर विभिन्न प्रकार के रोम जैसे ग्रंथिल रोम या डंश रोम आदि पाए जाते हैं अतः इनकी सहायता से यह पौधे के लिए विभिन्न उपयोगी को संपन्न कर सकती है। मतलब बाह्य त्वचा पर विभिन्न प्रकार के रोम जैसे ग्रंथिल रोम या डंश रोम पाए जाते हैं अतः इनकी सहायता से पौधे के लिए विभिन्न उपयोगी कार्यों को संपन्न कर सकती है। अब कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर बाह्य त्वचा परत की कोशिकाएं विभाज्योत प्रकृति भी धारण कर लेती है जिसके कारण यह कॉर्क कैम्बियम के निर्माण या तने में क्षतिग्रस्त स्थानों को सही करने का कार्य भी करती है। तो काग एधा कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क एवं सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है, परंतु शाकीय तनों में कॉर्क कैम्बियम नहीं बनता। यहाँ बाह्य त्वचा एपिडर्मिस चिरस्थायी होती है। नेक्स्ट फंक्शन है शाकीय तनु हर्बेशियस स्टेम या कोमल शाखाओं की बाह्य त्वचा परत में जब हरित लवक पाए जाते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने में भी सक्षम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो निधि भी आ गई है अभी। भरण ऊतक तंत्र, यह ऊतक तंत्र प्रारंभिक अवस्थाओं में तने की मुख्य संरचना का निर्माण करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ऊतक जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस तथा रंभीय क्षेत्र का परिरंभ, मज्जा एवं मज्जा रश्मियां सम्मिलित होती हैं। भरण ऊतक तंत्र ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सम्मिलित ऊतकों का निर्माण पार्श्व विभाज्योतक लेटरल मेरिस्टम से होता है। इसमें सम्मिलित हाइपोडर्मिस बलकुट का ही एक भाग नहीं कही जा सकती है। अब अपन बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सम्मिलित विभिन्न ऊतकों का संक्षिप्त विवरण किस प्रकार से है। तो पहले बात करते हैं हाइपोडर्मिस। किसकी बात करते हैं अपन? हाइपोडर्मिस की बात करते हैं। तो एक मैं डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। हाइपोडर्मिस की बात कर रहे हैं अपन। तो ये देखना, ये आपको डायग्राम शेयर कर रही हूँ मैं। किसका डायग्राम है? ये है कुकुरबिटा स्टेम का डायग्राम है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो पहली बात करते हैं, सबसे पहले तो अपन ने बात कर ली ए पोर्शन ऑफ द टीएस ऑफ कुकुरबिटा स्टेम। तो ये है एपिडर्मिस, इसकी बात कर चुके। अब आया अधोत्वचा हाइपोडर्मिस की बात। यह ऊतक मतलब हाइपोडर्मिस परत, यह ऊतक एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है। तो अधिकांश प्रजातियों जैसे सूरजमुखी में हाइपोडर्मिस का निर्माण जीवित गोलाकार अंतर कोशिकीय स्थानों से युक्त
अंतर कोशिकीय स्थानों से युक्त कोलेनकाइमा स्थूल कोणोत्तक की कोशिकाओं से होता है। कुछ पौधों जैसे इक्विसिडम एवं कैजुराइना के तनों में खांच वाले हिस्सों में अधोत्वचा हाइपोडर्मिस हरित ऊतक क्लोरेनकाइमा के द्वारा निर्मित होती है। तो अपन देख रहे हैं हाइपोडर्मिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। परंतु एक बीजी तनु मोनोकोट स्टेम जैसे मक्का में तथा द्विबीजपत्री पौधों में कैजुराइना तने में उभार वाले स्थान पर अधोत्वचा हाइपोडर्मिस का निर्माण स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के द्वारा होता है। तो हाइपोडर्मिस से अपन ने क्या देखा कि हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है। अधिकांश प्रजातियों जैसे कि सूरजमुखी सनफ्लावर में हाइपोडर्मिस का निर्माण जीवित गोलाकार अंतर कोशिकीय स्थानों से युक्त कोलेनकाइमा की कोशिकाओं से होता है। और कुछ पौधों जैसे कि बेटा इक्यूसिटम कैजुराइना के तनों में खांच वाले हिस्सों में अधोत्वचा हरित ऊतक क्लोरेनकाइमा के द्वारा निर्मित होती है। परंतु मोनोकॉट स्टेम जैसे मक्का में तथा द्विबीजपत्री पौधों में कैजुराइना तने में उभार वाले स्थान पर हाइपोडर्मिस का निर्माण मृत स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के द्वारा होता है। अब बात करते हैं वल्कुट की, कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे सजीव मृदुत की पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होता है, जिनकी आकृति गोलाकार, अंडाकार या बहुकोणीय होती है। कहने का मतलब है बेटा कॉर्टेक्स की सेल्स कैसी होती हैं? कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं these are spherical, oval और पॉलीगोनल। तो कॉर्टेक्स की कोशिकाओं की आकृति गोलाकार, अंडाकार या बहुकोणीय होती है। वल्कुट कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित हो सकते हैं अथवा अनुपस्थित हो सकते हैं। तो अधिकांश जलीय पादप पौधे जैसे हाइड्रिला के तने में सुविकसित वायु स्थान या वायु गुहिकाएं या एरेनकाइमा पाए जाते हैं, जो पौधे को न केवल जल की सतह पर तैरने के लिए प्लावीय क्षमता प्रदान करते हैं, बल्कि इनके द्वारा गैसीय विनिमय भी हो सकता है। एक बार लवली राज आ गई, इनको भी एडमिट कर देती हूँ। मध्योद्भिद तथा मरुद्भिद पौधों में उपस्थित वल्कुट ऊतक में उपापचय के विभिन्न उत्पाद भी संग्रहित रहते हैं, जैसे बेटा म्यूसिलेज, स्टार्च, रेजिन, टैनिन, गोंद, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स तथा लेटेक्स इत्यादि। कुछ ऐसे संवहनी मरुद्भिद पौधों की प्रजातियों में जिनमें की पत्तियां आशुपाती होती हैं, कैडुकस होती हैं, जिनमें की पत्तियां आशुपाती होती हैं अर्थात शीघ्र ही झड़ जाती हैं, जैसे कैर, खीप व सेनिया, कैपेरस डेसिडुआ, लेप्टेरिनिया, पायरोटेक्निका व क्रोटेलेरिया बरहिया, ठीक है, में वहां तनों की परिधीय भाग की वल्कुट कोशिकाएं जो अधोत्वचा के ठीक नीचे पाई जाती हैं, उनमें हरित लवक काफी मात्रा में उपस्थित होता है। कहने का मतलब है बेटा कि कुछ ऐसे संवहनी मरुद्भिद पौधों की प्रजातियों में जिनमें की पत्तियां आशुपाती होती हैं अर्थात पत्तियां शीघ्र ही झड़ जाती हैं, जैसे कि कैर, खीप व सेनिया आदि में वहां तनों की परिधीय भाग की वल्कुट कोशिकाएं जो हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती हैं, उनमें हरित लवक काफी मात्रा में उपस्थित होता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो वल्कुट का ये प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र एसिमिलेटरी जोन भी
कहलाता है। तो अब अपन बात करते हैं एंडोडर्मिस की। ठीक है, प्रिया भी आ गई, अभी पूजा कुमावत भी हो गई। ठीक है, एंडोडर्मिस को भी मैं शेयर कर देती हूँ उसी स्लाइड से। देखो बेटा, ये किसका है? इसका है, ये है क्यूकर बेटा स्टेम में। तो एंडोडर्मिस की बात चल रही है, ये मार्क है एंडोडर्मिस। तो ये वल्कुट की, कौन? एंडोडर्मिस वल्कुट की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली अंतिम परत होती है। अंतिम परत होती है। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में देखा गया है कि एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में स्टार्च का संचय बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो एंडोडर्मिस की सेल्स में क्या होता है? स्टार्च का संचय होता है। शिशु एवं तरुण तनों में तो यह प्रक्रिया अत्यंत ही सामान्य है। अतः ऐसी अवस्था में इन पौधों में एंडोडर्मिस को स्टार्च शीट, मंड आच्छद भी कहा जाता है। क्योंकि एंडोडर्मिस से बेटा स्टार्च का संचय होता है, तो एंडोडर्मिस को मंड आच्छद, स्टार्च शीट भी कहा जाता है। परंतु अधिकांश पौधों के परिपक्व होने पर जब इस सतह की कोशिकाओं पर स्पष्ट रूप से कैस्पेरियन पट्टिकाओं का स्थूलन हो जाता है, तो ये स्पष्ट रूप से एंडोडर्मिस लेयर में विभेदित हो जाती है। कुछ पौधों के तनों में यह भी देखा गया है कि यह परत ना तो स्टार्च को संचित करती है और ना ही इसकी कोशिकाओं में कैस्पेरियन पट्टिकाओं का स्थूलन होता है। अतः ऐसी अवस्था में एंडोडर्मिस पर परत कुछ अस्पष्ट सी दिखाई पड़ती है एवं यहाँ वल्कुट की कोशिकाओं तथा संवहन क्षेत्र में पहचान करना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं पेरिसाइकिल की, परिरंभ की। तो पेरिसाइकिल कैसी है बेटा? परिरंभ तो अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में अपितु एक बीज पत्रियों को छोड़कर अधिकांश संवहनी पौधों के तनों में रंभ या संवहन क्षेत्र की बाहरी परिसीमा पर सेकेंडरी ग्रोथ से पूर्व मृदुत की कोशिकाओं या डर उत्की कोशिकाओं, स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स या रेशे अथवा तंतुओं की एक निरंतर परत पाई जाती है। इस परत को परिरंभ कहा जाता है, पेरिसाइकिल कहा जाता है। तो अधिकांश तनों में परिरंभ की उत्पत्ति एंडोडर्मिस के ठीक नीचे फ्लोएम की उत्पत्ति करने वाले विभाज्योतिकी क्षेत्रों से होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है पेलारगोनियम में। परंतु कुछ अन्य उदाहरणों में परिरंभ की उत्पत्ति अपोषवाही या फ्लोएम से बाहर होती है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम पेरिसाइकिल। परिरंभ शब्द का उपयोग संवहन ऊतक एवं वल्कुट के बीच उपस्थित विशिष्ट कोशिकाओं की परत के लिए किया गया था। ऐसी परत जिसकी कोशिकाओं की उत्पत्ति फ्लोएम से नहीं होती। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों के तनों में फ्लोएम वल्कुट के संपर्क में पाया जाता है। परंतु फ्लोएम की परिधि पर स्थित दो प्रकार की डर उत्की रेशे वाली कोशिकाएं या तंतुवत कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? एक है फ्लोएम रेशे, बास्ट फाइबर्स फ्लोएम रेशे। दूसरा है अपोषवाही या परिसंवहनी रेशे, नॉन फ्लोइक फाइबर्स। ये फ्लोएम ऊतक के बाहर उत्पन्न होते हैं। तो दोनों प्रकार के रेशों को एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स भी कहा जाता है। जिन पौधों में मृदुतकी कोशिकाओं के द्वारा परिरंभ का निर्माण होता है, उनमें परिरंभ परत में कोशिकाओं की एक या बहुसंख्यक पंक्तियां पाई जाती हैं। इनकी पेरेन्काइमेटा सेल्स के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। यह एक निरंतर परत के रूप में जैसे क्यूकरबिटा में उपस्थित होते हैं। परंतु कुछ अन्य पौधों में जैसे मेडिकेगो, किसमें है?
मेडिकागो एवं सूरजमुखी के तने में परिरंभ ऊतक केवल संवहन बंडलों के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो सूरजमुखी में परिरंभ का निर्माण दो प्रकार की कोशिकाओं से होता है। संवहन बंडल के ऊपर वह संवहन बंडल के ऊपर यह से मतलब है परिरंभ जड़ोतकी कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है, जबकि मज्जा रश्मियों के ऊपर यह पेरिसाइकिल मृदुत की कोशिकाओं के रूप में पाई जाती है। अब बात करते हैं पित्त मज्जा की। तो भरण ऊतक तंत्र का एक पित्त भरण ऊतक तंत्र का पित्त एक विशिष्ट ऊतक है जो कि तने के केंद्रीय भाग में अर्थात रंभ के मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। एक बीजपत्रियों मोनोकॉट्स में मज्जा अनुपस्थित होती है। वहां मज्जा और वलकुट के स्थान पर भरण ऊतक पाया जाता है। कहने का मतलब है, आप सभी लोग जानते हो, जो एक बीजपत्री है मोनोकॉट्स है उसमें पित्त मज्जा एब्सेंट होती है और मज्जा और वलकुट के स्थान पर क्या पाया जाता है, भरण ऊतक। भरण ऊतक ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है। तो मज्जा में सजीव गोलाकार या अंडाकार मृदुत की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान भी उपस्थित होते हैं। कुछ पौधों जैसे क्रिटिकम में मज्जा खोखली होती है, जिसे मज्जा गुहिका पित्त कैविटी कहते हैं। तो कुछ उदाहरणों में यहाँ विशेष कोशिकाएं या ईडियोब्लास्ट भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ईडियोब्लास्ट पाई जाती हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल, रेजन, टेनिन, गोंद इत्यादि भी मज्जा में मिल सकते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद मज्जा का क्षेत्रफल या तो संकुचित हो जाता है अथवा नष्ट हो जाती है अथवा मज्जा नष्ट हो जाती है। कुछ पौधों जैसे कि बोहराबिया, मिरेबिलिस इत्यादि के तनों में मज्जा में संवहन बंडल भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मेडुलरी रेस की, मज्जा रश्मियां। तो दो संवहन बंडलों के बीच उपस्थित मृदुत की कोशिकाओं द्वारा निर्मित पट्टियों जो परिरंभ से लेकर मज्जा तक फैली होती हैं, उनको मज्जा रश्मियां कहते हैं। यह भी भरण ऊतक क्षेत्र का एक घटक है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। भरण ऊतक तंत्र के कार्य क्या होते हैं? तो पहला फंक्शन है, मतलब भरण ऊतक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मुख्य कार्य भोज्य पदार्थों का तथा उपापचय के विभिन्न उत्पादों का संचय करने का होता है। मतलब भरण ऊतक का मुख्य कार्य भोज्य पदार्थों का तथा उपापचय के विभिन्न उत्पादों का संचय करने का होता है। दूसरा है हाइपोडर्मिस अथवा कभी कभी वलकुट या मज्जा में यांत्रिक ऊतकों कोलेनकाइमा एवं स्क्लेरेनकाइमा की उपस्थिति के कारण यह पौधे को यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है वलकुट में हरित लवक की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। नेक्स्ट है वायु गुहाओं अथवा वायुतक एरेनकाइमा के कारण जलीय पौधों में प्लावी क्षमता होती है। नेक्स्ट फंक्शन है द्वितीयक वृद्धि के समान संवहन कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम के निर्माण के द्वारा ये द्वितीयक वृद्धि में योगदान देता है। लास्ट बात करते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, संवहन ऊतक तंत्र। तो यह ऊतक तंत्र मतलब वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम वलकुट तथा मज्जा के बीच एक सिलेंडर के रूप में पाया जाता है। तो संवहन ऊतक वेस्क्यूलर टिश्यू तंत्र की एक इकाई को संवहन बंडल कहते हैं। तो आप पूछते हो ना वेस्क्यूलर बंडल किसे कहते हैं? तो वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम की एक इकाई को, एक यूनिट को वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं। तो एक बीज पत्रियों में संवहन ऊतक सिलेंडर के रूप में नहीं मिलता क्योंकि इनमें मज्जा अनुपस्थित होती है। अतः यहाँ संवहन बंडल ग्राउंड टिश्यू में
बिखरे हुए पाए जाते हैं। आप सभी जानते हो जो एक बीजपत्री है मोनोकॉट्स है, उसमें जो वेस्क्यूलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं भरण ऊतक में। संवहन बंडल भरण ऊतक में बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो संवहन बंडल भरण ऊतक ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए पाए जाते हैं और अनेक वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार तने की आंतरिक संरचना में एंडोडर्मिस के बाद उपस्थित सभी ऊतकों अर्थात परिरंभ प्लस संवहन बंडल प्लस मज्जा रश्मियां को मिलाकर संयुक्त रूप से स्टील कहते हैं, रंभ कहते हैं। परंतु एक बीजपत्री तनों में इसके आधार रंभ की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ एंडोडर्मिस, परिरंभ, पेरिसाइकिल, मज्जा पित्त एवं मज्जा रश्मियां जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती। केवल भरण ऊतक होता है जिसमें बिखरे हुए संवहन बंडल विद्यमान होते हैं। तो संवहन ऊतक तंत्र का निर्माण एपिकल मेरिस्टम में उपस्थित प्रोकैम्बियम की कोशिकाओं से होता है। अधिकांश संवहनी पौधों में संवहन बंडल इस ऊतक तंत्र को निरूपित करने वाली प्रमुख संरचना होते हैं तथा द्विबीजपत्री पौधों बैटेडोफाइटा तथा अनावृत बीजी पौधों में यह एक वलय में उपस्थित होते हैं। तो एक बीजपत्री पौधों में ये बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। एक बीजपत्री पौधों में ये बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इसी प्रकार प्राक एधा प्रोकैम्बियम से निर्मित होने वाली कोशिकाएं या संवहन बंडल इकाइयां दो प्रकार का विन्यास या व्यवस्था क्रम प्रदर्शित करती हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा अभिकेंद्री सेंट्रीपीटल, दूसरा है अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल। तो अभिकेंद्री का मतलब क्या है? तने में कोशिकाएं परिधि की तरफ से निर्मित होती हैं तथा इनमें प्राथमिक फ्लोएम का निर्माण होता है। दूसरा है अपकेंद्री से क्या समझते हो? तो तने के मध्य भाग में संवहनी या केंद्र की ओर बनने वाली यह संवहनी कोशिकाएं प्राथमिक जाइलम के रूप में होती हैं। अब प्राक एधा प्रोकैम्बियम की कुछ कोशिकाएं संवहन ऊतक अर्थात प्राथमिक जाइलम व फ्लोएम में विभेदित नहीं होती, बल्कि संवहन बंडल में उपस्थित फ्लोएम व जाइलम ऊतकों के बीच रेसिडुअल मेरिस्टम के रूप में उपस्थित होती हैं। यह विभाजोतक एधा ऊतक को निरूपित करता है। तो प्राथमिक फ्लोएम व जाइलम के बीच उपस्थित इस प्रकार के कैम्बियम ऊतक को इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम अंतरापूलीय एधा कहते हैं। तो जिन संवहन बंडलों में इस प्रकार का कैम्बियम पाया जाता है उनको वर्धी ओपन वेस्क्यूलर बंडल्स कहते हैं। इस प्रकार के कैम्बियम आगे चलकर तने में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु एक बीजपत्री तनों में प्राक एधा प्रोकैम्बियम की सभी कोशिकाएं जाइलम व फ्लोएम में विभेदित हो जाती हैं। इसके संवहन बंडलों में अंतरापूलीय कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं पाया जाता है। अतः ऐसे संवहनी बंडलों को बंद या क्लोज्ड वेस्क्यूलर बंडल्स अवर्धी संवहन बंडल कहते हैं। यही कारण है कि कुछ अपवादों को छोड़कर एक बीजपत्री तनों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार एक बीजपत्री तनों में संवहन बंडलों के बाहर बंडल आच्छाद के रूप में एक विशेष संरचना पाई जाती है। यह एक अथवा दो पंक्तियों में व्यवस्थित मृदुतक या जड़ोतक कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त प्रारूपिक एक बीजपत्री तनों जैसे मक्का के संवहन बंडलों की एक और प्रमुख विशेषता है कि इसमें वाई आकार के जाइलम की उपस्थिति होती है। मतलब
वाई आकार का जाइलम पाया जाता है, किसमें? मक्का में। तो इस वाई आकृति में मेटाजाइलम तत्व वाई अक्षर की दोनों भुजाओं के रूप में पाए जाते हैं तथा इनमें गर्त में स्थूलन पाया जाता है, जबकि प्रोटोजाइलम ऊतक में सर्पिलाकार या बलियाकार द्वितीयक स्थूलन उपस्थित होता है तथा ये वाई अक्षर की सीधी आधारीय रेखा के रूप में विन्यासित रहता है। जब तने की लंबाई एवं मोटाई में वृद्धि होती है तो उस समय अधिकांश प्रोटोजाइलम तत्व विखंडित हो जाते हैं एवं विशेष प्रकार की लाइसिजीनस कैविटी लयजात गुहा का निर्माण कर लेते हैं। तो एक बीजपत्री संवहन बंडल में फ्लोएम ऊतक वाई आकृति के जाइलम के दोनों भुजाओं के बीच में पाया जाता है और यहाँ फ्लोएम ऊतक में फ्लोएम रधुतक का अभाव होता है। तो एक बीजपत्री तनों में संवहन तंत्रों में संवहन बंडलों की आकृति, संख्या व साइज सुनिश्चित नहीं होती। कुछ पौधों जैसे सोरगम इत्यादि में तने के सभी संवहन बंडल समान साइज के होते हैं, परंतु जियामेज मक्के में तने की परिधि पर उपस्थित संवहन बंडलों की संख्या अधिक होती है एवं इनकी साइज भी छोटी होती है।